हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, लास्ट चैप्टर हमारा मैट्रिसेस कंप्लीट हो चुका था, उसके आगे हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं डिटर्मिनेंट्स को। ठीक है, इस चैप्टर में कवर क्या करने वाले हैं हम, सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स, इसका रिप्रेजेंटेशन और कैसे एक्सपेंशन करते हैं डिटर्मिनेंट्स का। ठीक है, देन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालते हैं, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स वापस पढ़ेंगे हम, जो मैंने लास्ट में आपको कहा था कि एक शॉर्टकट मेथड है, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट टूल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ना, जो कि हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यूज भी करना है उस मेथड को। अभी वो वाला मेथड जो हमने पढ़ा था एलिमेंट्री ऑपरेशन से, वो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पर हम एक शॉर्टकट मेथड देखेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड इट्स मैट्रिसेस है ना, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस है ना, डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस की एप्लीकेशंस क्या है, क्यों हमने इसको मेनली इन्वेंट किया, क्या इसका यूजेस है ना, मैथमेटिक्स में क्या इसकी एप्लीकेशंस है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट से है ना। तो डिटर्मिनेंट से कॉन्सेप्ट कहां से आया फ्रेंड, सबसे पहले हमने पहले देखा था जब चैप्टर स्टार्ट किया, तो इसको किस लिए पढ़ते हैं हम, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से क्यों पढ़ते हैं, लीनियर इक्वेशंस है ना, लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम को 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल इनको सॉल्व करने के लिए हम जो मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट से बहुत ही इजी वे से कर सकते हैं इनका यूज करके। जैसे हमारे पास एक 2 वेरिएबल सिस्टम है, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। देखो इसको मैट्रिक्स का यूज करके कैसे लिख सकते हैं, इस प्रॉब्लम को मुझे मैट्रिक्स में लेके जाना है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैट्रिक्स की हेल्प से, a1 a2 b1 b2 xy इक्वल टू c1 c2। इसका प्रिंट करोगे आप तो क्या आएगा, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, सेम चीज आ जाएगी a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, ये और ये सेम चीज है, ये इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है इस प्रॉब्लम का। अब फ्रेंड्स इसका यूनिक सॉल्यूशन होना, आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो, इसका यूनिक सॉल्यूशन होना किस चीज पर डिपेंड करता है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तभी यूनिक सॉल्यूशन होगा। या इसको ऐसे ही बोल सकते हो आप, a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0। इस नंबर पे डिपेंड करेगा यूनिक सॉल्यूशन होना नहीं होना, और इस नंबर को ही हम क्या लिख देते हैं, इस नंबर को ही हम किस फॉर्म से रिप्रेजेंट कर देते हैं फ्रेंड, डिटर्मिनेंट फॉर्म से, a1 a2 b1 b2। इस नंबर को हम ये नंबर क्या करता है, डिटरमाइन करता है, ये नंबर क्या करता है, डिटरमाइन करता है कि मैट्रिक्स का सॉल्यूशन कैसे होने वाला है, यूनिक होने वाला है, ये क्या होने वाला है। तो इस नंबर को हम डिटरमिनेंट से रिप्रेजेंट करते हैं ना, 2 वर्टिकल लाइन के बीच में इस नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, एक नोटेशन है, ऐसे इस नंबर को लिखा जा सकता है। तो ये जो नंबर है, ये जो वैल्यू है, ये इस मैट्रिक्स से एसोसिएट है, इस मैट्रिक्स से रिलेटेड है ना, इस मैट्रिक्स एक तरीके से क्या है, वैल्यू है ये। तो डिटरमिनेंट क्या है, एक मैट्रिक्स की वैल्यू होती है। ठीक है, ठीक है, डिटरमिनेंट्स क्या है, मोटे मोटे रूप में एक मैट्रिक्स की वैल्यू है ये। ठीक है, मैट्रिक्स से क्या है, एक वैल्यू है। ठीक है, तो एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं ना, to every square matrix of order n we can associate a number called determinant of square matrix। ठीक है, तो जो क्या कह रहा है फ्रेंड कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स से हम एक नंबर एसोसिएट कर सकते हैं, एक नंबर रिलेटेड कर सकते हैं, वो नंबर ही क्या है, अपने आप में डिटरमिनेंट है। मतलब फ्रेंड मैट्रिक्स तो क्या है, मैट्रिक्स तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है। मैट्रिक्स तो क्या है, आपने किसी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर दिया रेक्टेंगुलर बॉक्स में, बट मैट्रिक्स की कोई वैल्यू तो नहीं होती। मैंने आज तक नहीं देखा, या आपने भी आज तक नहीं देखा किसी मैट्रिक्स की वैल्यू है। तो मैट्रिक्स की वैल्यू बताने के लिए हम किस टर्म का यूज करते हैं फ्रेंड, डिटरमिनेंट टर्म का यूज करते हैं। तो डिटरमिनेंट्स है क्या कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स का एक एसोसिएट नंबर है ना, उसकी एक रिलेटेड वैल्यू है मैट्रिक्स। ठीक है, ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, पहली बात और इंपॉर्टेंट बात की स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिटरमिनेंट हम फाइंड आउट करते हैं ना, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हम डिटरमिनेंट बताते हैं, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही हम उसकी वैल्यू को बताएंगे। इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय है ना, इसको देखो ऐसे भी डिनोट करते हैं है ना, 2 वर्टिकल लाइन के बीच में लिख देते हैं इसको है ना, और इसको ऐसे भी लिखते हैं डिटरमिनेंट ए, और कुछ बुक में इसको डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं ना। ये सब रिप्रेजेंटेशन करने के मेथड है इसके, कैसे कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इफ ए बी सी डी दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इज रिटन बाय, अच्छा देखो कोई मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स ए बी सी डी, उसका डिटरमिनेंट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 वर्टिकल लाइन के बीच में लिखेंगे, और यहाँ पर मैट्रिक्स का साइन हटा के ये 2 वर्टिकल लाइन लिख देंगे। ठीक है ना, ये डिटरमिनेंट है। ठीक है, रिमार्क फॉर मैट्रिक्स ए डिटरमिनेंट ए इज रीड ऑफ, ये पढ़ देख चुके हैं ना, क्या रीड करते हैं इसको, डिटरमिनेंट ए है ना, इसको मोड मत पढ़ना इसको है ना, फालतू की बकवास मत करना कि मोड ए लिखा हुआ है, नहीं नहीं, ये क्या लिखा हुआ है, डिटरमिनेंट ए लिखा हुआ है ना, क्या है ये, डिटरमिनेंट ए है ना। इसको कैसे रीड करोगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए है ना, इसको कैसे रीड करोगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, मॉडुलस ए मत रीड करना है इसको, हाँ सिंबल वही है लेकिन इसका मीन यहाँ पर अलग है, मोड अलग है। ठीक है, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटरमिनेंट्स है ना, दुनिया में केवल स्क्वायर मैट्रिक्स ही है जिनका डिटरमिनेंट हम बता सकते हैं ना, जिनका डिटरमिनेंट हम बता सकते हैं, जिनकी वैल्यू हम बता सकते हैं, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स की। रेक्टेंगुलर में ऐसी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। ठीक है,
डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। तो जैसे अब स्टार्ट करते हैं कि ऑर्डर 1 मैट्रिक्स में कैसे होगा डिटरमिनेंट वैल्यू, ऑर्डर 2 में कैसे होगा, 3 में कैसे होगा। तो फ्रेंड ऑर्डर 1 में डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे बताएंगे पहले, सबसे पहले तो बहुत ही आसान है कि जो मैट्रिक्स के अंदर जो लिखा हुआ है वही अपने आप में उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लेट ए एक एलिमेंट है, 1 by 1 का स्क्वायर मैट्रिक्स है ये, 1 ऑर्डर का, विद द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज डिफाइंड टू बी इक्वल टू ए, है ना। मतलब जैसे यहाँ पर बी लिखा हुआ है तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, डिटरमिनेंट वैल्यू इसकी बी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ए कोई मैट्रिक्स है, इसके अंदर एलिमेंट है 3, तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगी, 3 हो जाएगा। डिटरमिनेंट ए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अच्छा कभी यहाँ पर माइनस आ जाए तो यहाँ पर अब मॉड के चक्कर में इसको प्लस मत कर देना, मॉड नहीं है ये, तो यहाँ पर डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा उसका, -3 होगा, है ना। जो नंबर है ना एज इट इज वही हो जाएगा ना, जो नंबर एज इट इज वही हो जाएगा इसका डिटरमिनेंट वैल्यू किसके अंदर, ऑर्डर 1 के अंदर, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। ऑर्डर 2 में क्या होगा, अभी देखा ही था अपन, है ना। जैसे 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 ऑर्डर का है ना, 2 ऑर्डर मतलब 2 by 2, तो इसमें क्या होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, है ना। देखा था 2 ऑर्डर में अपन ने पहले एक बार, A11 A22 माइनस A21 A12 होता है डिटरमिनेंट, है ना। इवेल्युएट करो इसको तो बहुत ही आसान है ना, बहुत ही आसान। कितना हो जाएगा इसका आंसर, 2 2 जा 4 माइनस -4 बोले तो क्या आ रहा है, 8 आ रहा है ना। एक और एग्जांपल है, इवेल्युएट दिस, सोल्व करो इसको, क्या आ जाएगा बोलो, x² माइनस x² -1 बोले तो +1 आंसर, है ना, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 ऑर्डर में क्या होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, 3 ऑर्डर में क्या करना है, 3 ऑर्डर में क्या करना है फ्रेंड आपको, जैसे कोई 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है आपके पास, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, आपको इसका डिटरमिनेंट वैल्यू बताना है 3 ऑर्डर के अंदर। तो 3 ऑर्डर में कैसे होता है डिटरमिनेंट वैल्यू इसका, अच्छा पहले तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा इसका, A11 A12 A13 A21 A22 A23, ये आ जाएगा डिटरमिनेंट के लिए। अब इसकी वैल्यू बतानी है आपको, है ना, इस डिटरमिनेंट ए की वैल्यू बतानी है। तो आपके पास टोटल 6 वेज है इसके वैल्यू बताने के लिए। मतलब आप इसका क्या करेंगे, पहले तो एक्सपेंशन करके ही बताते हैं हम, है ना। किसका यूज करते हैं इसके 3 ऑर्डर का बताने के लिए, एक्सपेंशन का यूज करते हैं ना। तो एक्सपेंशन का यूज करके हम बताएंगे इसकी वैल्यू। तो एक्सपेंशन करने के हमारे पास 6 वेज है। आप रो 1 के अलोंग कर सकते हो, रो 2 के अलोंग कर सकते हो, रो 3 के अलोंग कर सकते हो, कॉलम 1 के अलोंग कर सकते हो, कॉलम 2 के अलोंग कर सकते हो, कॉलम 3 के अलोंग कर सकते हो। तो वी हैव 6 मेथड टू एक्सपेंड दिस 3 by 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट, है ना। 3 by 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने के वी हैव 6 मेथड, और 6 से आंसर सेम आएगा। तो किसी भी एक से आप इसको एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है, किसी भी एक से एक्सपेंड कर देंगे। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, रो 1 के अलोंग, है ना, रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं। अच्छा अगेन कीप इन माइंड दैट, है ना, जब यदि सम यदि इवन है तो प्लस से प्लस आएगा, सम यदि ऑड है, 2 और 1 3 ऑड है तो माइनस आएगा, इवन प्लस ऑड माइनस, अल्टरनेट चलता ही है ना। जैसे आप इसके अलोंग कर रहे हो तो प्लस माइनस प्लस लेने इनके साइन, ठीक है, इसके अलोंग कर रहे हो तो माइनस प्लस माइनस लेने, कैसे लेना इनका सम कैसा है, ऑड तो माइनस, इवन तो प्लस, ऑड तो माइनस, ठीक है। तो मैं रो 1 के अलोंग करता हूं, है ना, एक्सपेंशन अलोंग रो 1, क्या आ जाएगा फ्रेंड बोलो, A11, है ना, A11 का मीन A11 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके साथ किसका प्रोडक्ट आएगा, देखो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड करो, है ना, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड करो, जो छोटू डिटरमिनेंट है ना, ये देखो छोटू जो बच रहा है ये आ जाएगा ना। छोटू कौन है यहाँ पर, A22 A23 A32 A33। सिमिलरली अब क्या आएगा आगे, माइनस A12 आएगा, यहाँ प्लस आएगा क्योंकि यहाँ प्लस आ रहा है, देखो आगे माइनस आएगा। अब देखो 1 2 का मतलब है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हाइड करो, रिमेनिंग जो बचेंगे उसको छोटू डिटरमिनेंट लिख दो, है ना। कौन आएगा देखो यहाँ पर, A21 A23 A31 A33, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा फ्रेंड, प्लस A13 आएगा। अब देखो A13 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हाइड करा तो क्या बचेगा, ये छोटू ये रहा, है ना, A21 A22 A31 A32, ठीक है। अब आगे तो आपको बताइए इसको कैसे ओपन करोगे, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, आगे तो मैं करके, चलो फर्स्ट करके दिखा देता हूँ। आगे क्या आएगा, A22 A33 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट A23 A32। सिमिलरली ऐसे आगे चलता जाएगा, है ना, ऐसे आगे आ जाएगा, प्लस A13
ऐसे इधर आ जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 समझ में आ रहा है आपको ना। अब इसी चीज को आप कॉलम 1 के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं ना, इसको आप कॉलम 1 के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हो फ्रेंड, ठीक है। कॉलम 1 के अलोंग कैसे करोगे, देखो एक बार मैं कॉलम 1 के अलोंग भी करके दिखाता हूं आपको इस क्वेश्चन को। ठीक है फ्रेंड, तो अब देख लेते हैं हम इसको कॉलम 1 के अलोंग कैसे एक्सपेंड करेंगे। तो एक्सपेंशन अलोंग कॉलम 1, ठीक है, कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं मैं ना। तो कॉलम 1 ये रहा मेरे पास, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर देखो A11 है ना, A11 इस फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करो, तो छोटू कौन है, ये सेम ही यहाँ पर, तो A22 A23 A32 A33, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये वाला एलिमेंट आएगा माइनस A21। अब यहाँ पर किसको हाइड करना है आपको, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम है ना, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दो। ये देखो छोटू कौन बच रहा है आपकी बात, A13 A32 A33। अब देखो A21 आ गया, लास्ट में कौन आएगा A31 आएगा, प्लस का आएगा A31। थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड करा, जो रिमेनिंग छोटू है वो कौन है, देखो A12 A13 A22 A23, ठीक है। इसकी वैल्यू और पहले जब आपने रो 1 के अलोंग किया सेम आएगा, आप कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 रो 1 रो 2 रो 3 किसी के भी अलोंग एक्सपेंड कर सकते हो। मुद्दे की बात है हम एक्सपेंड उसके अलोंग करते हैं जहां पर मैक्सिमम जीरो अवेलेबल हो, क्योंकि जहां पर जितने ज्यादा जीरो अवेलेबल होंगे उससे हमारी कैलकुलेशन उतना ही इजी हो जाएगी। तो कीप इन माइंड दैट जहां पर मैक्सिमम जिस रो या जिस कॉलम में जहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा जीरो दिख रहे हो उसके अलोंग एक्सपेंड करना है हमको, क्यों, क्योंकि उससे हमारी कैलकुलेशन क्या होगी, बहुत ही ईजी हो जाएगी, ठीक है। The determinant of the product of the matrices is equal to the product of their respective determinant। बहुत ही छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, कि आप दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करके डिटरमिनेंट लो या उसका अलग अलग डिटरमिनेंट लेके प्रोडक्ट करो, बातें क्या है, सेम है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। For easier calculation, we shall expand the determinant along the row or column which contain maximum number of zero। देख चुके हैं अपन है ना, जिसके along maximum number of zero होंगे उसके along expand करेंगे है ना, सिंपल सी बात है, वो तो दिख ही रहा है हमको है ना। While expanding instead of multiplying minus 1 I plus j we can multiply y plus 1 है ना, ये भी देख चुके हैं अपन कि वो अल्टरनेट चलता है प्लस माइनस प्लस है ना। क्यों चलता है, क्योंकि माइनस 1 पावर I प्लस j, तो जहां पर ये I प्लस j इवन वहां प्लस, जहां पर I प्लस j ऑड वहां नेगेटिव, तो 2 प्लस 1 नेगेटिव ऑड, वहां पर नेगेटिव आ रहा था A21, क्यों, क्योंकि 2 प्लस 1 ऑड आ रहा था, A11 पॉजिटिव आ रहा था, क्यों, 1 प्लस 1 2 माइनस 1 का स्क्वायर पॉजिटिव है ना। तो ये भी हम देख चुके हैं, ठीक है ना। इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट है ना, पॉज द वीडियो यार, ट्राई करो एक बार खुद से करने का, बहुत इजी है, देखो है ना। आपने ट्राई किया होगा, देखो आपका आंसर देखो कैसे आ रहा होगा। देखो कुछ बच्चों ने इसको रो 1 के अलोंग किया होगा, किसी ने रो 2 के अलोंग, किसी ने रो 3 के अलोंग, किसी ने कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 के अलोंग, सबने अपने अपने वैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। लेकिन सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है फ्रेंड, आप कॉलम 3 को देखो एक बार। कॉलम 3 में क्या है फ्रेंड, 2 जीरो ऑलरेडी है, मतलब केवल आपको एक प्रोडक्ट करना है, एक से प्रोडक्ट करना रहेगा 4 से। तो समझदारी किसके अंदर है, आप इसको एक्सपेंड करो कॉलम 3 के अलोंग। तो हम कॉलम 3 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, देखो इसको। तो कॉलम 3 में क्या होगा, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, कैसे चलता है ये माइनस, ऐसे चलता है ना, प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस माइनस प्लस चलेगा, तो क्या आएगा ये 4 इंटू माइनस 1 3 4 1, फिर ये माइनस 0, बस कोई मतलब नहीं है लेकिन मैं लिख के दिखा रहा हूँ, आगे जीरो होने वाला है सब, लेकिन फर्स्ट टाइम है तो हम करके दिख देते एक बार क्या आता है ना। तो क्या आता है देखो, इसको हाइड करोगे तो प्लस 0, इधर देखो क्या आ जाएगा 1 2 माइनस 1 3, ठीक है। तो ये 0 हो गया, 0 हो गया, क्या आ जाएगा आंसर इसका, माइनस 1 माइनस 12 है ना, माइनस 13 4 52 है ना, क्या आंसर है इसका, माइनस 52, ठीक है। आप रो 1 के अलोंग भी कर सकते हो, रो 2 के अलोंग, रो 3 के अलोंग, कॉलम 1 कॉलम 2, सबसे आंसर माइनस 52 आएगा। और सबसे इजी कैलकुलेशन कहाँ होगी, यदि आप कॉलम 3 के अलोंग करते हो, ठीक है फ्रेंड, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी 0 है, इसको कैलकुलेट करना ही नहीं था, बस केवल इसको आपको मल्टीप्लाई करके आंसर दे देना था, ठीक है। नेक्स्ट फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच है ना, x की वैल्यू बतानी जिसके लिए दोनों क्या इक्वल है। अब यहाँ पर ये बेवकूफी मत कर देना कि x को इक्वल 2 बोल दो या x को इक्वल 4 बोल दो, वो क्या होता है फ्रेंड, मैट्रिसेस के अंदर होता है ना, मैट्रिसेस के अंदर होता था वैसा। यहाँ पर अपने पास डिटरमिनेंट है, तो यहाँ पर आपको पहले डिटरमिनेंट सोल्व करना होगा, देन यू कैन सोल्व द वैल्यू ऑफ x है ना। तो इसको सोल्व करो, पहले क्या आएगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर 3 माइनस 8 है ना, कितना आ रहा है ये बोलो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 आ जा रहा है ना।
तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2√2। क्या आंसर है, x इक्वल टू प्लस माइनस 2√2। यहाँ पर देखो मैट्रिक्स नहीं है, डिटर्मिनेंट्स है। मैट्रिक्स तो सीधा कंपैरिजन करते हैं, डिटर्मिनेंट में सॉल्व करना होता है आपको, ठीक है। अगेन एक क्वेश्चन है k प्लस 3 इक्वल टू 0, दिस डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू 0 दे रखी है, k बताना है। एक्सपेंड कर दो, है ना, सिंपली एक्सपेंड कर दो। क्या आएगा एक्सपेंड करोगे तो, बोलो। देखो रो 1 के लॉन्ग कर देते हैं एक्सपेंड, है ना, रो 1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर देते, तो क्या आएगा, k प्लस 3 आएगा, माइनस 6 प्लस 3, माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, है ना, -1 9 प्लस k आ जाएगा, ठीक है। और -2 -9 -2 क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0 दे रखा है। तो सिंपली k के लिए बता दो इसको सॉल्व करके, कितना आ रहा है ये देखो, -3, तो -3k -9 माइनस k प्लस 18 प्लस 4k इक्वल टू 0। तो देखो 4k और ये -3k ये तो कैंसिल आउट हो गया। सिमिलरली 9 माइनस 18 और प्लस 18 भी कैंसिल आउट हो गया, तो 0 इक्वल टू 0 आ गया। तो बताओ k की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से k पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है इसका 0 होना, तो k बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा आंसर, k बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर हो जाएगा आंसर, है ना, k बिलोंग्स टू रियल नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा आंसर, कोई भी नंबर हो सकता है क्योंकि इस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो k बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना, बहुत ज्यादा आपके डाउट आ रहे हैं व्हाट्सएप पे ऊपर, सर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो अभी ये टॉपिक आ ही गया है ना। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है फ्रेंड, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटरमिनेंट a इक्वल टू 0। मतलब किसी मैट्रिक्स का यदि डिटरमिनेंट वैल्यू 0 है तो वो क्या होता है अपने आप में सिंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर एक एग्जांपल है, मैट्रिक्स a इक्वल टू 1 2 4 8, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा फ्रेंड, 8 माइनस 4 2 8 इक्वल टू 0। तो ये कैसा मैट्रिक्स है अपने आप में, डिटरमिनेंट 0 है, तो कैसा मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना। उन सभी मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे हम जिनका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो, 0। नेक्स्ट है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ डिटरमिनेंट a इक्वल टू नॉट 0, है ना। डिटरमिनेंट यदि नहीं 0 है तो वो नॉन सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। तो यदि 0 है तो सिंगुलर और नहीं 0 तो नॉन सिंगुलर, बेहद ही आसान है ना। तो यहाँ पर देखो इसका डिटरमिनेंट देखो कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, तो ये कैसा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ना। जो इनवर्स एग्जिस्ट करता है ना वो नॉन सिंगुलर का ही करता है ना, इनवर्स एग्जिस्ट, नॉन सिंगुलर के अंदर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इनवर्स मैट्रिक्स नॉट एग्जिस्ट, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड ये कि इनवर्स जो है एग्जिस्ट करेगा वो केवल नॉन सिंगुलर का मैट्रिक्स का ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। मतलब कंडीशन है डिटरमिनेंट a नहीं 0 होना चाहिए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए, इनवर्स निकालने के लिए, है ना। यदि डिटरमिनेंट 0 हो गया तो आप उसका इनवर्स नहीं निकाल पाओगे। इन पे क्वेश्चन कैसे बनता है फ्रेंड, हो सकता है यहाँ पर एक क्वांटिटी अननोन कर दे, है ना, ऐसा कर देता क्वेश्चन कैसे बनेगा, 1x4 8 इज अ, कह देगा इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, है ना। तो इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 8 माइनस 4x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2। तो हो सकता है आपसे एक अननोन क्वांटिटी कर दे और कह दे इट इज सिंगुलर इट इज नॉन सिंगुलर, बताओ द वैल्यू ऑफ अननोन, है ना। इस टाइप से क्वेश्चन इस पे बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो फ्रेंड्स कई बार आपको क्वेश्चन में कह देगा कि विदाउट एक्सपेंशन आप उसका डिटरमिनेंट वैल्यू बताओ, है ना। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही आएगा, मोस्टली बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बन रहा है कि विदाउट एक्सपेंशन आप उसकी वैल्यू बताओ, या प्रॉपर्टीज यूज करके आपको रिटर्न वैल्यू बताना रहेगा, है ना। अदरवाइज आप एक्सपेंशन करोगे ना भी उसका तो बहुत टीडियस हो जाएगा एक्सपेंशन करना विदाउट प्रॉपर्टीज। तो हमें प्रॉपर्टीज का यूज करना वहां पर मैंडेटरी हो जाता है ना। उससे क्या होगा, कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगा और आप उसको इजीली रिटर्न वैल्यू बता पाओगे। तो इन प्रॉपर्टीज का यूज करके हम रिटर्न वैल्यू बताएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है हमारे पास, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी वो क्या कह रही है, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज्ड इफ इट इज रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, है ना। मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यूज के अंदर रोज एंड कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दे तो वैल्यू अनचेंज रहेगी, है ना, अनचेंज रहेगी, ठीक है। तो अनचेंज रहेगी वैल्यू, देखो कैसे, फॉर एग्जांपल आप कोई डिटरमिनेंट ले लो, डिटरमिनेंट ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, और यदि आप इसका रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हो ना, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दो आपस में, तो लेट्स अज्यूम इस नए डिटरमिनेंट को ए ट्रांसपोज बोल देते हैं ना, क्योंकि रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करना मतलब उसका ट्रांसपोज लेना हो गया ना, ट्रांसपोज लेना हो गया। तो इससे जो वैल्यू आएगी वो इसको 80 बोल दिया मैंने और इंटरचेंज कर दिया, रोज को कॉलम बना दिया, तो इन दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। ए और ए ट्रांसपोज क्या है, सेम होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करने पर मींस
RI को CI में इंटरचेंज करने पर वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं आता, रिमेन अनचेंज रहता है ना। प्रूफ कैसे करेंगे इसका? प्रूफ जब देखो इसको एक्सपेंड कर दो रो 1 के अलोंग तो क्या आएगा? A QZ माइनस RY माइनस B PZ माइनस RX प्लस C PY माइनस QX। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? A QZ माइनस A RY माइनस B PZ प्लस B RX प्लस C PY माइनस C QX। सिमिलरली इसका एक्सपेंशन कर दूं, इसको कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड करो फ्रेंड, इसको कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा? A QZ माइनस RY माइनस B PZ माइनस RX प्लस C PY माइनस QX। देखो एक बार है ना, इसकी और इसकी वैल्यू क्या है? सेम है ना। मतलब ए और ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। ठीक है फ्रेंड, मतलब रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करने पर डिटरमिनेंट वैल्यू क्या रहेगी? अनअफेक्टेड रहेगी, चेंज नहीं होगी। प्रॉपर्टी 2, इफ एनी टू रोज ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंज, है ना। मतलब किसी भी दो रोज को आपस में, देखो पहली प्रॉपर्टी थी कि रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रो में इंटरचेंज करने पर वैल्यू अनअफेक्टेड रहेगी। सेकंड प्रॉपर्टी डील कर रही है दो रोज को आपस में आपने इंटरचेंज किया, ये दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज किया तो वैल्यू तो सेम ही रहेगी लेकिन माइनस साइन आ जाएगा ना, साइन अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो इफ एनी टू रोज ऑफ अ कॉलम्स ऑफ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज द साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंज, है ना। फॉर एग्जांपल यदि डिटरमिनेंट ए ये है आपके पास A B C P Q R X Y Z, अब आपने यदि रो 1 और रो 2 को आपस में इंटरचेंज किया है ना, R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज किया, तो जब नया डिटरमिनेंट आ रहा है, लेट्स अज्यूम ये A1 है, तो यहाँ पर इन दोनों को इंटरचेंज किया तो ये क्या आ जाएगा? P Q R A B C X Y Z। तो जो इसकी वैल्यू होगी फ्रेंड, वो जो पुरानी वैल्यू थी डिटरमिनेंट उसके माइनस साइन के आगे आ जाएगा। ठीक है, माइनस साइन आ जाएगा। सिमिलरली आपने दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज किया तो भी बाहर क्या आएगा? एक माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करने पर वैल्यू अनचेंज रहेगी, लेकिन कोई भी दो रो या दो कॉलम को आपस में आपने इंटरचेंज किया तो बाहर क्या आएगा? नेगेटिव साइन आ जाएगा ना, माइनस साइन आ जाएगा। अब देखो अगेन यदि मैं इसमें चेंज करता हूं कि अगेन मैं रो 3 को रो 2 की जगह, रो 2 को रो 3 की जगह लाता हूं तो वापस माइनस साइन माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी, इफ एनी टू रोज ऑफ अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0, है ना। कोई भी दो रो या दो कॉलम्स यदि सेम हो गए डिटरमिनेंट के अंदर, है ना, आइडेंटिकल मतलब सेम हो गया, एज इट इज हो गया, तो वैल्यू क्या होगा? डिटरमिनेंट का 0 हो जाएगा ना। मतलब ऐसा हो गया, डिटरमिनेंट आपके पास ऐसा आ रहा है A B C P Q R A B C, तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली क्या बोल देना? 0 बोल देना, इसको सॉल्व नहीं करना है ना। दो रो या दो कॉलम सेम आ जाए तो वो क्या होगा? 0 हो जाएगा। अच्छा एग्जांपल भी दिया है, इवैल्यूएट करना है इसको ना। अब इसको एक्सपेंड करने मत बैठ जाना। देखो 3 2 3 3 2 3 R1 और R3 आर सेम, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर है। फोर्थ प्रॉपर्टी, if each element of a row of a determinant is multiply a constant then it is values get multiplied by k। ठीक है, if each element of a row of determinant is multiplied by constant then its value get multiplied by k, है ना। क्या कह रहा है फ्रेंड यहाँ पर? जैसे कोई डिटरमिनेंट है आपके पास A B C P Q R X Y Z और अनदर कोई डिटरमिनेंट है जिसमें एक रो को आपने k से मल्टीप्लाई कर रखा है, K A K B K C P Q R X Y Z, तो इसका जो वैल्यू होगा, इसका वैल्यू क्या होगा? k टाइम्स होगा डिटरमिनेंट के, पहले वाले डिटरमिनेंट वैल्यू के। ठीक है, ये इसका रिवर्स भी बोल सकते हो। यदि आपने किसी डिटरमिनेंट के अंदर k का मल्टीप्लाई किया तो वो किसी एक रो या एक कॉलम में होगा। आप किसी भी एक रो या एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं था। यदि किसी मैट्रिक्स में आके बाहर आपने k का मल्टीप्लाई किया तो वो पूरे सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, बट डिटरमिनेंट में क्या होता है? यदि आपने किसी डिटरमिनेंट में k का मल्टीप्लाई किया तो वो किसी एक रो या एक कॉलम से होगा। ठीक है, या रिवर्स बोल सकते हो, यदि आप कॉमन ले रहे हो तो किसी एक रो या एक कॉलम से ही कॉमन क्या होगा? बाहर आएगा। ठीक है, बाय दिस प्रॉपर्टी वी कैन टेक आउट एनी कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी वन रो। ये देख चुके अपन है ना। सेकंड, इफ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी टू डिटरमिनेंट आर प्रोपोर्शनल देन दिस वैल्यू 0, ना। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है यहाँ से कि यदि
देखो क्या कहना चाह रहा है इसमें, प्रोपोर्शनल हो गए दो रो, ए बी सी पी क्यू आर के ए के बी के सी। तो देखो रो 1 और रो 3 कैसे प्रोपोर्शनल में, इनका रेशियो क्या है, सेम है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का रेशियो क्या है, सेम है। तो इन दिस केस वैल्यू क्या होगी, डिटरमिनेंट की 0 होगी। मतलब आइडेंटिकल हो जाए, एज इट इज हो जाए या प्रोपोर्शनल के अंदर आ जाए तो भी वैल्यू क्या होगी, 0। क्यों? क्योंकि अब इधर से के बाहर ले लोगे, के कॉमन आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा, ए बी सी पी क्यू आर ए बी सी। तो ये सेम हो गए, आइडेंटिकल हो गए, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, के इंटू 0, 0 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा एक और पॉइंट है फ्रेंड, यदि किसी डिटरमिनेंट के अंदर किसी भी एक रो या एक कॉलम में, किसी भी एक रो या एक कॉलम में तीनों एलिमेंट 0 हो गए तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है। किसी भी एक रो या एक कॉलम में तीनों एलिमेंट मतलब सारे एलिमेंट 0 हो गए, किसी भी एक रो या एक कॉलम में सारे एलिमेंट 0 हो गए तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। इवेल्युएट करना है इसको ना, तो देखो यहाँ पर एक्सपेंड मत कर देना, यहाँ पर है ना प्रॉपर्टीज का यूज करना है। देखो इसको देखो एक बार ढंग से देखो, एक बार क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, 17 इंटू 6 है 102, ये 3 इंटू 6 है, ये 6 इंटू 6 है 1 3 4 17 3 6। यहां से फ्रेंड 6 बाहर आ जाएगा, 17 3 6 1 3 4 17 3 6। अब देखो रो 1 और रो 3 क्या सेम है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है। रो 1 और रो 3 आइडेंटिकल है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 5 है ना, if sum or all elements of a row or column of a determinant are expressed as sum of two terms or more than two terms, then the determinant can be expressed as sum or two or more determinant। है ना, क्या कह रहे हैं फ्रेंड, इसके अंदर कोई डिटरमिनेंट है आपके पास a b c, इसके अंदर कोई टर्म्स ऐड भी हुई है, a प्लस लैम्डा 1 b प्लस लैम्डा 2 c प्लस लैम्डा 3 p q r x y z। तो इसको आप क्या कर सकते हो, यदि एक रो या किसी भी एक रो या एक कॉलम में दो से ज्यादा टर्म सम के फॉर्म में है तो इन दोनों को अलग अलग डिटरमिनेंट के सम के फॉर्म में लिख सकते हो ना, ए बी सी नीचे वाला सेम। ठीक है। ये सेम आएगा, पी क्यू आर एक्स वाई जेड है ना, पी क्यू आर एक्स वाई जेड आएगा। ठीक है, मैं लिख ही देता हूं चलो, है ना, पी क्यू आर एक्स वाई जेड प्लस लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 पी क्यू आर एक्स वाई जेड। ठीक है। इसको जनरलाइज कर सकते हो आप, सपोज करो यहाँ पर a प्लस लैम्डा 1 प्लस बीटा 1 है ना, सपोज करो यहाँ पर बीटा 1 भी दिया हुआ है, यहाँ पर बीटा 2 दिया हुआ है, यहाँ पर बीटा 3 दिया हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, a b c नीचे सेम लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 सेम प्लस बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 नीचे सेम। ठीक है। आप इसको और 4 टर्म होगी तो 4 डिटरमिनेंट आ जाएगा, 5 होगा तो 5 बार आ जाएगा, 2 है तो 2 बार आ जाएगा। ठीक है। एक बेवकूफी मत करना यहाँ पर, एक साथ देखो यहाँ पर भी यदि ऐसा दिया हुआ है, क्वेश्चन ऐसा होता है ना, यदि इस प्रॉपर्टी को भी ऐसे यूज मत करना, ये इसका गलत रूप है ना, गलत फॉर्म है ये। कैसे वाला, कभी ऐसा दिया हुआ है बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, तो इस केस में अलग मत कर देना ऐसे, ए बी सी पी क्यू आर देन लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 बीटा 1 बीटा बीटा 3। एक बार में किसी एक रो को आपको सेपरेट करना है, दो रो को एक साथ सेपरेट मत कर देना। ठीक है। ये प्रॉपर्टी गलत हो जाएगी, वरना किसी एक रो या एक कॉलम में एक से ज्यादा टर्म्स है तो उसको आप दोनों को सेपरेट कर सकते हो। इस केस में प्रॉपर्टी मत लगा देना, अभी लगाओ तो आप एक बार में एक को सेपरेट करना, दोनों को एक साथ सेपरेट मत करना। ठीक है। शो दैट दिस इक्वल टू 0। अब फ्रेंड देखो यहाँ पर आप प्रॉपर्टी नंबर 5 यदि यूज करोगे, है ना, तो इसको क्या लिख सकते हो, सेकंड रो के अंदर दो से टर्म्स सम के फॉर्म में है ना, दो टर्म सम के फॉर्म में सेकंड रो के अंदर, तो क्या लिख सकते हो, इसको अलग अलग कर सकते हैं अपन, ए बी सी एक्स वाई जेड प्लस ए बी सी 2x 2y 2z एक्स वाई जेड, है ना, LHS ले लिया मैंने ना, प्रूफ दैट का शो दैट करना था तो इसका LHS ले लिया अपन ने। अच्छा ये अपने आप में क्या है, फर्स्ट रो और सेकंड रो सेम है तो इसके लिए कितनी है, 0। इधर देखो थर्ड रो और सेकंड रो प्रोपोर्शनल के अंदर है, इनका रेशियो सेम है तो इसके लिए क्या है, 0। तो क्या आ गया, 0, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हेंस प्रूव्ड हो गया ये। ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इफ to each element of any row or column of a determinant, then equimultiple of corresponding element of other row are added, then value of determinant remains same, है ना। मतलब आप यदि किसी रो के अंदर ये वाला ऑपरेशन लगा रहे हो, ri goes to ri plus krj,
या आप ये वाला ऑपरेशन लगा रहे हो सी आई गोज टू सी आई प्लस के सी जे, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू अनअफेक्टेड रहेगी, है ना, डिटरमिनेंट की वैल्यू रिमेन सेम रहेगी, है ना, सेम रहेगी। कैसे देखो, डिटरमिनेंट है आपके पास ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। सपोज करो मैंने एक ऑपरेशन लगाया R1 गोज टू R1 प्लस के R3, तो यहां पर नया डिटरमिनेंट वैल्यू बोल दिया मैंने, डेल्टा डैश है, वो क्या आएगा मेरे पास, R1 में के R3 ऐड कर दिया तो A प्लस के एक्स बी प्लस के वाई सी प्लस के जेड, और रिमेनिंग सेम आएगा R2 R3 पी क्यू आर एक्स वाई जेड। अब फ्रेंड मैं कह रहा हूं कि इसकी वैल्यू सेम ही है प्रीवियस, इसकी वैल्यू भी डेल्टा के इक्वल है। कैसे देखो, इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं अपन देखो डेल्टा ही आएगा सॉल्व करने पर, इसको अलग अलग करेंगे तो ये क्या है, ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड प्लस के एक्स के वाई के जेड पी क्यू आर एक्स वाई जेड। अब देखो रो वन रो थ्री, रो वन और रो थ्री क्या है, प्रोपोर्शनल में आ गए तो इसकी वैल्यू कितनी है, 0, और ये अपने आप में क्या है, डेल्टा, डेल्टा प्लस 0 क्या है, डेल्टा, मींस डेल्टा डैश किसके इक्वल आ गया, डेल्टा के इक्वल आ गया। तो ये ऑपरेशन लगाने के बाद भी वैल्यू रिमेन सेम रहेगा ना, वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई क्यों करते हैं फ्रेंड, ताकि हम डिटरमिनेंट्स के अंदर मैक्सिमम 0 बना सके, जहां पर 0 बन गया तो उससे एक्सपेंड करना क्या होगा, इजी हो जाएगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी 6 प्रॉपर्टी जनरली क्यों यूज करेंगे अपन, डिटरमिनेंट के अंदर ज्यादा से ज्यादा 0 बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है, प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट्स इक्वल टू ए क्यूब, ठीक है फ्रेंड। अब देखो यहाँ पर मतलब रोज को इंटरचेंज करने से कोई फायदा नहीं है, रोज कॉलम्स को ना, कोई दो रोज को करने से भी कोई फायदा दिख नहीं रहा, कोई दो रो आइडेंटिकल भी नहीं है, अच्छा कोई प्रोपोर्शनल कोई मल्टीप्लाई भी नहीं है ना, दो रो प्रोपोर्शनल भी नहीं है, नहीं सम और को अलग अलग फॉर्म में कर सकते हैं, तो 5 तक तो कोई लगा नहीं सकते प्रॉपर्टी अपन, लेकिन 6 प्रॉपर्टी का यूज करें कि अपन कोशिश करें कहीं पर 2 0 बना सकते हैं क्या, तो एक बार वो ट्राई करते हैं। तो फ्रेंड ध्यान से देखो, यदि हम R2 को लिख दें, R2 गोज टू R2 माइनस 2 टाइम्स R1, तो यहां पर 0 बन जाएगा। सिमिलरली R3 को लिख दें, R3 गोज टू R3 माइनस 3 टाइम्स R1, तो यहां पर 0 क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद एक्सपेंड करना बहुत इजी होगा इसको, अभी एक्सपेंड करने से तो क्या हो जाएगा, ये देखो R1 तो एज इट इज आ जाएगा, LHS लिया है मैंने, है ना, LHS लिया है, A प्लस बी A प्लस बी प्लस सी, इधर क्या हो जाएगा R2 माइनस 2 R1, तो 2 माइनस 2 0, 3A प्लस 2B माइनस 2A माइनस 2B, केवल A आ जाएगा, है ना, 4A प्लस 3B प्लस 2C, ठीक है, यहां पर क्या आएगा 4A प्लस 3B प्लस 2C माइनस 2A माइनस 2B माइनस 2C, तो कितना आ जाएगा फ्रेंड, ये अपने आप में 2A प्लस B आ जाएगा, ठीक है, 2C से 2C कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर ये आ गया। सिमिलरली यहां पर क्या है फ्रेंड, यहां पर क्या है मेरे पास, नेक्स्ट R3 गोज टू R3 माइनस 3 R1, तो R3 3A माइनस 3A 0 आ जाएगा। सिमिलरली 6A प्लस 3B माइनस 3A माइनस 3B, तो 3A आ जाएगा। अच्छा यहां पर क्या आएगा देखो, 10A प्लस 6A प्लस 3C माइनस 3A माइनस 3B माइनस 3C, तो कितना आ जाएगा ये अपने आप में 7A प्लस 6B है ना, 6B है, 6B माइनस 3B 3 से कैंसिल आउट, ये आ जाएगा ना, LHS में ये आ गया आपके पास। अभी देखो कॉलम 1 के अलोंग 2 0 आ गए, तो अभी आप एक्सपेंड कर सकते हो अलोंग कॉलम 1, है ना, तो एक्सपेंड अलोंग कॉलम 1, तो क्या आ जाएगा फ्रेंड, यहां पर A छोटू कौन है, ये आ जाएगा छोटू, है ना, A 2A प्लस B 3A 7A प्लस 3B, है ना, इसको सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है, A इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 7A स्क्वायर प्लस 3AB माइनस 6A स्क्वायर माइनस 3AB, फ्रेंड यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, 7A स्क्वायर माइनस 6A स्क्वायर, A स्क्वायर इंटू A क्यूब, और यही आपको प्रूव करना था, यही आपका क्या है फ्रेंड, राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट, है ना, विदाउट इसको एक्सपेंड करे हुए प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है फ्रेंड। तो देखो एक बार ढंग से इसमें क्या LHS ले लेते हैं, पहले तो अपन क्या ऑपरेशन अप्लाई करें, देखो R1 को लिख दो, R1 गोज टू R1 प्लस R2, तो क्या आएगा आपके पास
एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जेड एक्स वाई 1 1 1। अब देखो रो 1 में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स वाई जेड कॉमन आ रहा है, और जैसे ही आप एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लोगे तो फ्रेंड अंदर क्या बचेगा, 1 1 1 जेड एक्स वाई 1 1 1। और यहां पर आप गौर से देखो एक बार, तो रो 1 और रो 3 क्या हो चुका है, आइडेंटिकल हो चुके हैं। आइडेंटिकल होते हैं उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो गई, 0 इंटू एक्स वाई जेड क्या आ गया, 0 आ गया। Without expanding, you have proved that the value of this determinant is 0। यही हमें प्रूव करके दिखाना था। इवेल्युएट है ना, इस डिटरमिनेंट को इवेल्युएट करना है ना। तो देखो यहां पर फ्रेंड कैसे 0 बना सकते हैं, कैसे 0 क्रिएट कर सकते हैं ना। तो देखो R1 को क्या लिख सकते हैं, R1 माइनस R2, और R2 क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R3। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, इसकी वैल्यू बतानी है मुझे ना, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 1 माइनस 1 0, a माइनस बी, c कॉमन b माइनस a है ना। सिमिलरली 0 b माइनस c, सॉरी a कॉमन c माइनस b, 1 c a b। ठीक है, अब देखो रो 1 से क्या कॉमन आ रहा है फ्रेंड, a माइनस बी, और रो 2 से b माइनस c कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचेगा, 0 1 माइनस सी, 0 1 माइनस ए, 1 सी ए बी। नाउ यू कैन एक्सपेंड अलोंग कॉलम 1, कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड कर दो है ना, 2 0 आ चुके हैं ऑलरेडी, तो इसके अलोंग एक्सपेंड करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ए माइनस बी, बी माइनस सी, 1 1 इंटू दिस माइनस ए प्लस सी। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस है ना। ये आंसर है, ध्यान रखना इसकी वैल्यू कई बार काम आती है डायरेक्ट, यदि पता हो आपको तो भी सही है ना। इसकी वैल्यू क्या होती है, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू 4abc। ठीक है फ्रेंड, तो स्टार्ट करते हैं, इसको भी 0 बनाने की कोशिश करते हैं। तो कैसे 0 बना सकते हो आप, इसके अंदर R1 को लिख सकते हो, R1 गोज टू R1 माइनस R2 माइनस R3। तो यहाँ पर 0 क्रिएट हो जाएगा एक तरीके से ना, LHS लिया मैंने ना, LHS लिया है, LHS के अंदर अप्लाई कर रहा हूँ ये ऑपरेशन। तो क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर 0 आ जाएगा, a प्लस ए माइनस सी माइनस ए माइनस सी, तो माइनस 2c आ जाएगा, a माइनस बी माइनस ए है ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस 2b आ जाएगा, b c प्लस ए b, c a प्लस b आ जाएगा। ठीक है, अब आप चाहकर भी इस रो के अंदर और 0 नहीं बना पाओगे है ना, और 0 बनाने की कोशिश करोगे तो ये वाला 0 खराब हो जाएगा आपका। तो हर बार हर क्वेश्चन में आप ये नहीं कर सकते कि 2 या हर बार 2 0 बनाए लो, कई बार एक 0 बनाने के बाद भी हमें एक्सपेंड करना पड़ सकता है फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पर अब एक्सपेंड कर दो ना, एक्सपेंड कर दो, ये -2 चाहो तो कॉमन ले लो, नहीं तो यहीं पे सीधा एक्सपेंड कर दो। रो 1 के लोग एक्सपेंड कर दो तो क्या आ जाएगा, 0 इंटू दिस, फिर -2c प्लस 2c हो जाएगा, 0 प्लस 2c क्या आएगा यहाँ पर, ab प्लस बी स्क्वायर माइनस BC आ जाएगा। ठीक है, माइनस 2b BC माइनस सी स्क्वायर माइनस AC। कितना आ रहा है इसको सॉल्व करने पर, 2abc प्लस 2b स्क्वायर C माइनस 2bc स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर C प्लस 2bc स्क्वायर प्लस 2abc। अब देखो फ्रेंड यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो रहा है टर्म, ये वाला टर्म अपने आप में कैंसिल आउट हो रहा है। 2abc क्या आ रहा है फ्रेंड, 4abc, और ये आपका क्या है फ्रेंड, राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। ठीक है, तो हमें ट्राई करना है एक्सपेंड करने से पहले ज्यादा से ज्यादा 0 बना सके, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम 0 बनाने के चक्कर में कैलकुलेशन को और टफ कर लें। ठीक है, next question friend, in this question we have given x y z are different and determinant equal to 0, then show that 1 plus x y z equal to 0। फ्रेंड यहाँ पर आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू दे रखा है ऑलरेडी, आपको शो करना है कि 1 plus x y z equal to 0 है if this determinant value equal to 0। तो फ्रेंड इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि ये क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू ना, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, तो इसको हम इसको लेके चलते हैं इस एक्सप्रेशन को। तो क्या आएगा मेरे पास, डिटरमिनेंट x y z x स्क्वायर
वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब देखो फ्रेंड, इसका जो कॉलम 3 है वो दो टर्म्स के सम के फॉर्म में है, तो यहाँ पर आप प्रॉपर्टी नंबर 5 अप्लाई कर सकते हो। तो यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 5 इन दोनों को सेपरेट करके लिख सकते हैं हम। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 1 1 1 प्लस एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इक्वल टू 0। अब यहां से क्या होगा फ्रेंड, ये एज इट इज प्लस इधर से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है फर्स्ट रो से, सेकंड रो से y, थर्ड रो से z, बाहर कॉमन आ जाएगा x y z, अंदर क्या बचेगा 1 x x स्क्वायर 1 y y स्क्वायर 1 z z स्क्वायर। ठीक है, इधर क्या है x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 1। ठीक है, अब फ्रेंड देखो इसकी और इसकी शक्ल सेम बनाई जा सकती है ना। इसमें से क्या करो आप, इसमें C1 और इसमें C2 और C3 को इंटरचेंज कर दो आपस में, तो क्या आ जाएगा 1 1 1 इधर आ जाएगा और ये वाली जो कॉलम है वो इधर आ जाएगा। अगेन करने के बाद, ये वाला ऑपरेशन लगाने के बाद आप C1 और C2 को आपस में इंटरचेंज कर दो, तो इसकी शक्ल और इसकी शक्ल क्या होगी, सेम बन जाएगी। देखो दोनों की शक्लें कैसे सेम बन जाएगी। ये दोनों ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद इस वाले डिटरमिनेंट के अंदर क्या आएगा, दो बार माइनस साइन बाहर आएगा तो माइनस स्क्वायर, अंदर क्या आएगा फ्रेंड 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से देखो ये चीज कॉमन आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर हमको प्रूफ क्या करना है, शो दैट कि 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कुछ बच्चे ब्लंडर करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर आगे क्या लिख देंगे, कुछ बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट आंसर लिख देंगे यहाँ से 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 हैंस प्रूव। बट यहाँ पर इसमें क्या मिस्टेक है, आपने ये प्रूव नहीं किया कि दिस थिंग इज नॉट इक्वल टू 0, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 0। तो यहाँ से क्या पॉसिबिलिटीज है कि ये तो ये 0 ये 0, आप श्योरली नहीं कह सकते कि ये 0। तो फर्स्ट यू हैव प्रूव दैट दिस थिंग इज नॉट इक्वल टू 0, देन ना यू कैन से दिस विल इक्वल टू 0। ठीक है, तो फर्स्ट वी विल प्रूव दैट दिस थिंग इज नॉट इक्वल टू 0, देन वी विल से दिस इक्वल टू 0, है ना। तो इसको प्रूव करने के लिए हम इसको एक्सपेंड करते हैं, तो क्या आएगा इसको एक्सपेंड करने पर। ठीक है, देखो इसमें ऑपरेशन लगा दो 2 0 बनाने के लिए, r1 गोज टू r1 माइनस r2 एंड r2 गोज टू r2 माइनस r3। तो क्या आएगा यहाँ पर 0 x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0 y माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर 1 जेड जेड स्क्वायर 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास x माइनस वाई कॉमन आ रहा है फर्स्ट रो से और y माइनस जेड सेकेंड रो से, x माइनस वाई y माइनस जेड 1 1 0 0 1 x प्लस वाई 0 1 y प्लस जेड 1 जेड जेड स्क्वायर 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। एक्सपेंड कर दो अलोंग कॉलम 1, तो क्या आएगा एक्सपेंड करने पर x माइनस वाई वाई माइनस जेड, एक्सपेंड करोगे तो 1 इंटू वाई प्लस जेड माइनस एक्स प्लस वाई जेड माइनस एक्स आ जाएगा ना। एक्सपेंड करने पर क्या आ जाएगा जेड माइनस एक्स 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड, अब देखो यहाँ पर देखो ये चीज 0 कब आएगा ना, इस जो 4 नंबर का प्रोडक्ट है ये 0 कब होगा, ये तो ये 0 कब हो सकता है जब x इक्वल टू वाई हो, ये 0 कब होगा जब y इक्वल टू जेड हो, ये 0 कब होगा जब z इक्वल टू x हो। बट इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन दैट x y z आर डिफरेंट, x y z are different means x is not equal to y, y is not equal to z and z is not equal to x means all three are different. So this thing cannot be 0, again this thing cannot be 0, again this thing cannot be 0, है ना। तो we can say because x y z are different, this implies x minus y not equal to 0, y minus z not equal to 0, z minus x not equal to 0. This implies surely 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ ये प्रूव हुआ है कि 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। यहाँ पर डायरेक्टली मत कह देना कि 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, आपको ये प्रूव करना होगा कि दिस थिंग इज नॉट इक्वल टू 0 यूजिंग एक्सपेंशन। आपने दिखा दिया है ना, बिकॉज वी हैव गिवन एक्स वाई जेड आर डिफरेंट। ठीक है,
तो दिस विल इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट इक्वल टू एबीसी 1 प्लस ए 1 बाय ए प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय सी इक्वल टू एबीसी प्लस बीसी प्लस सी ए प्लस ए बी। ठीक है, तो दिस इक्वल टू दिस पहले प्रूव कर लेते हैं ना। तो देखो यहाँ पर आपको एबीसी चाहिए ना, तो एबीसी कॉमन ले लो इसमें से। ठीक है, और एबीसी कॉमन लेने से क्या होगा, एक तो एबीसी बाहर कॉमन भी आ जाएगा और ये वाली टर्म भी जनरेट हो जाएगा। देखो कैसे, इसमें से फर्स्ट रो से ए, सेकंड रो से बी, थर्ड रो से सी कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, ये एलएचएस लिया है ना, क्या लिया है मैंने, एलएचएस लिया है। एलएचएस क्या है मेरे पास, एलएचएस में से एबीसी कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 बाय ए प्लस 1, 1 बाय ए, 1 बाय ए, 1 बाय बी, 1 बाय बी प्लस 1, 1 बाय बी, 1 बाय सी, 1 बाय सी, 1 प्लस 1 बाय सी प्लस 1। ठीक है, अब जीरोस बनाने के लिए एक ऑपरेशन लगा सकते हैं ये वाला कि R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इससे क्या होगा, जो R1 रो है वो पूरा सेम हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा। देखो कैसे, ABC 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी प्लस 1, 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी प्लस 1, 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी प्लस 1, है ना, बाकी सेम आ जाएगा। ठीक है, बाकी दोनों रो सेम आ जाएगा। ठीक है, अब ये चीज कॉमन आ रही है, ये चीज कॉमन आके बाहर आ जाएगा तो 1 1 1 बन जाएगा, उससे जीरो बनाना बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, कैसे, देखो कॉमन क्या आ रहा है, ए बी सी 1 प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी, के अंदर क्या आ रहा है, 1 1 1, 1 बाय बी, 1 बाय बी प्लस 1, 1 बाय बी, 1 बाय सी, 1 बाय सी, 1 बाय सी प्लस 1। ठीक है, अब जीरोस बनाने के लिए फ्रेंड क्या करो, C1 को लिख दो C1 माइनस C2 एंड C2 को लिख दो C2 माइनस C3। तो क्या आ जाएगा, ये ए बी सी 1 प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी, ये अप्लाई करो ऑपरेशन तो क्या आ जाएगा, C2 0 माइनस 1 0 0 1 माइनस 1 1 1 बाय बी 1 बाय सी प्लस 1। ठीक है, अब एक्सपेंड कर दो अलोंग रो 1, क्या आ जाएगा, ए बी सी 1 प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी। ठीक है, एक्सपेंड करोगे अलोंग रो 1 तो क्या आएगा फ्रेंड, 1 माइनस 0 1 आ जाएगा। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था। अच्छा, सेकंड पार्ट प्रूव करने के लिए क्या करो फ्रेंड, इसको एबीसी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा आपके पास, एबीसी को मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो एबीसी प्लस बीसी प्लस एसी प्लस AB। ठीक है, ये आपको सेकंड वाला प्रूव हो जाएगा। ठीक है, ABC प्लस BC प्लस AC प्लस AB। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, थैंक यू क्लास।